Hello everyone, myself Dr. Urmila Panghal, Associate Professor, दयानंद महिला महाविद्यालय कुरुक्षेत्र। आज मैं आपसे बात करूंगी सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स पर और खास तौर पर ओपियाइड्स पर हमारी चर्चा रहेगी। चलिए जानते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सब्सटेंस का मतलब होता है नशीले पदार्थ। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नशीले पदार्थों के प्रयोग के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन आते हैं उसको हम सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर कहते हैं। नशीले पदार्थ जैसे कि अल्कोहल यानी शराब, कोकीन, हेरोइन आदि को लेने से व्यक्ति के सोचने का तरीका, महसूस करने का तरीका और कार्य करने का तरीका बदल जाता है और व्यक्ति में हम कह सकते हैं कि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर है। सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर यानी नशीले पदार्थों के सेवन से उत्पन्न विकार। किसी व्यक्ति में अगर ये विकार हैं, उसको कैसे कहेंगे, कौन सी कसौटियां जिनके आधार पर ये कहेंगे। सबसे पहली कसौटी है कि अगर व्यक्ति नशीले पदार्थ का बार बार सेवन करता है, जिसकी वजह से वो अपने कार्यस्थल पर, स्कूल में या घर में जो उसकी जिम्मेवारियां हैं उनको वो पूरा नहीं कर पाता है, नहीं कर रहा है। दूसरी कसौटी कहती है कि जो परिस्थितियां व्यक्ति के लिए खतरनाक हैं, उन परिस्थितियों में भी अपने जान की परवाह न करके वो लगातार शराब का सेवन करता है। जैसे कि ड्राइविंग करना, ड्राइविंग करते समय यानी नशा करके ड्राइविंग करना उसके लिए जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इसको करता है। अगर नशे के कारण वो किसी कानूनी समस्या या पचड़े में पड़ गया है तो भी वो इस नशे को नहीं छोड़ रहा। जैसे अपने नशे के व्यवहार के कारण उसे जेल भी हो गई है, उसके बावजूद भी वो नशे को नहीं छोड़ रहा है। इस लगातार नशा करने की वजह से उसके सामाजिक और पर्सनल संबंधों पर असर पड़ रहा है, लेकिन फिर भी इसकी परवाह न करते हुए व्यक्ति लगातार नशा करता है। तो इन कसौटियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति में जो नशीले पदार्थों से संबंधित विकार है। अब हम जानते हैं कि आमतौर पर कौन सी ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनका प्राय यूज होता है। अब एब्यूज्ड ड्रग्स का मतलब है, अब देखिए ड्रग्स, हम मेडिसिन को भी ड्रग कहते हैं, जो दवाएं हैं उनको ड्रग कहते हैं, लेकिन दवाओं का यूज किसी मेडिकल पर्पज से किया जाना, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाना, उसको हम ड्रग यूज कहते हैं। लेकिन जब नशीले पदार्थों का प्रयोग बहुत जो अधिक मात्रा में किया जाए और अपनी मानसिक स्थिति को बदलने के लिए किया जाए, यानी हम आनंद चाहिए, चिंताओं को दूर करने के लिए हम नशे में डूब जाना चाहते हैं या हम नींद में चले जाना चाहते हैं, तो ये सब क्या है, ये दवाओं का एब्यूज हो रहा है। और ये कुछ ऐसी दवाएं यहाँ पर हमने बताई हैं जिनका अक्सर दुरुपयोग होता है, जैसे कि मैरिजुआना यानी भांग, वेप एक तरह से ई हुक्का टाइप है, जिसको ये एक छोटा सा जो बोतल नुमा चीज है, यहाँ मुंह से कश लगाए जाते हैं और धुआं छोड़ा जाता है। अल्कोहल, शराब आप जानते हैं, हेरोइन, कोकेन, ये सब नाम से आप वाकिफ होंगे, मेथ, और जो दवाएं हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अगर उनकी मात्रा अधिक ले ली जाए, जैसे कि एल्प्रेक्स दवा है जो कि जिन व्यक्तियों को नींद नहीं आती उनको दी जाती है, अगर उनकी मात्रा ज़रूरत न होते हुए भी ली जाए, या फिर खांसी की दवा है जो कि उनिंदापन लाती है, अगर उसकी 2 चम्मच डॉक्टर एक वयस्क को लेने के लिए कहता है, एक एडल्ट को लेने के लिए कहता है, लेकिन अगर वो एक समय में पूरी बॉटल पी जाए तो इसका मतलब ऐसा वो नशा प्राप्त करने के लिए करता है। और हेल्यूसिनोजेंस यानी वो जो नशीले पदार्थ
जो कि विभ्रम उत्पन्न करती है। विभ्रम मतलब एक अलग दुनिया में पहुंचा देती हैं, जहां दुनिया रंगीन नजर आती है, वास्तविकता से परे होती है। यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है कि जो नशीले पदार्थ होते हैं वो अपना अलग अलग असर छोड़ते हैं। कुछ नशीले पदार्थ डिप्रेसेंट कहलाते हैं, यानी कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अवसाद उत्पन्न करते हैं, उसको उसकी प्रक्रियाओं को मंद कर देते हैं, जैसे कि एथेनॉल, ओपियाइड्स, जिनका आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, बार्बिचुरेट्स भी डिप्रेसेंट्स कहलाए जाते हैं। दूसरी वो नशीले पदार्थ होते हैं जो कि उत्तेजक का कार्य करते हैं, यानी कि हमारी जागृत अवस्था को बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लंबी टूर पर जो ट्रक ड्राइवर्स जाते हैं वो आमतौर पर इन स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं, या जो मेडिकल के स्टूडेंट्स जिनको बहुत देर तक जाग करके पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे स्टूडेंट्स भी स्टिमुलेंट्स का यूज़ करते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक जाग सके। इस कैटेगरी में एम्फेटामिन, कैफीन, कॉफ़ी पीते हो उसमें, चाय पीते हैं उसमें कैफीन पाई जाती है, कोकेन आदि ड्रग्स होती हैं। और ये एक तीसरी कैटेगरी है, ये है साइकेडेलिक्स, यानी ये दवाएं, ये नशीले पदार्थ विभ्रम उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी मैंने बात की, हेलुसिनोजेंस या साइकेडेलिक्स एक ही बात है, इसमें एलएसडी, कैनाबिस वगैरह आते हैं। इनहेलेंट्स, जिनको कि इनहेल किया जाता है, सूंघा जाता है, जैसे बेंजीन, एसीटोन। निकोटीन, जो कि सिगरेट में पाया जाता है, इसको स्मोक भी किया जाता है और इसको चबाया भी जाता है। अक्सर आपने जो लोअर क्लास यानी मजदूर होते हैं उनको हथेली पर रखकर और मुंह में डालते हुए देखा होगा। पान में भी निकोटीन पाया जाता है। हम बात करते हैं ओपियाइड्स की। जैसा हमने पहले ही कहा था, स्टिमुलस जो अब्यूज है उसमें हम बात करेंगे ओपियाइड्स की। ओपियाइड्स को हिंदी में स्वापक भी कहा जाता है, और ओपियाइड्स में अफीम, ओपियम यानी अफीम, और अफीम से निकले हुए पदार्थ आते हैं, जैसे कि मॉर्फिन और हेरोइन। ये ओपियम से ही निकले हुए पदार्थ हैं। ये जो स्वापक होते हैं इनको नार्कोटिक्स भी कहा जाता है। नार्कोटिक्स यानी नशीले पदार्थ। और जो ओपियाइड्स होते हैं उनका असर डिप्रेसेंट होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर ये मंद, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रक्रियाओं को ये कम कर देते हैं, इसलिए इसका असर डिप्रेसेंट के रूप में होता है। ओपियाइड्स यानी ओपियम और उससे निकले हुए पदार्थ। ओपियम और उससे निकले हुए पदार्थों का आज नया यूज होना शुरू नहीं हुआ, बल्कि इनका प्रयोग तो लगभग 5000 साल पहले से हो रहा है। अफीम में 18 नाइट्रोजन एजेंट्स होते हैं जिनको कि अल्कलाइड्स कहा जाता है। 1805 में इसी ओपियम के 18 अल्कलाइड्स में से 10 से 15 अल्कलाइड्स को अलग करके एक नया पदार्थ मॉर्फिन निकाला गया। ये मॉर्फिन दर्द निवारक है, यानी इसको लेने से दर्द कम होता है, और यह सेडेटिव है। सेडेटिव मतलब डिप्रेसेंट है। हेरोइन को मॉर्फिन से ही निकाला गया 1800 में, और ये जो हेरोइन है ये मॉर्फिन से भी कहीं ज्यादा, 3 से 5 गुना ज्यादा नशीला पदार्थ है। 1800 में ओपियम यानी अफीम और उससे निकलने वाले पदार्थ जैसे हेरोइन, मॉर्फिन आदि को दवा के रूप में यूज किया जाता था। खांसी को ठीक करने के लिए, या डायरिया, जो पेट लूज हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, और बुखार
या फिर एपिलेप्सी यानी मिर्गी का दौरा, या उदासी, या शुगर, और शरीर पर जो फोड़े फुंसे निकल आते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए, उनका उपचार करने के लिए ये अफीम और उससे निकले हुए पदार्थों का यूज किया जाता था। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि ये पदार्थ तो नशा उत्पन्न करते हैं, लोग इनके आदी हो जाते हैं। अब हम बात करें अफीम की, तो अफीम एक बहुत ही नशीला पदार्थ है और इसको ओपियम यानी अफीम का पौधा, या इस पौधे को पॉपी प्लांट भी कहते हैं, उससे अफीम पदार्थ निकाली जाती है। कैसे निकाली जाती है? अफीम का जो छोटा पौधा होता है उसके तने पर एक कट लगा दिया जाता है और उस कट में से एक जो दूध जैसा पदार्थ है वो बाहर निकलता है, और ये जो दूध जैसा पदार्थ बाहर तने पर आग आकर के गिर गिर के वो सूखने लगता है, और यही जो पीला भूरा जो दूध जैसा पदार्थ है, सूखने पर उसको उस पौधे से, उस पौधे के तने से अलग कर लिया जाता है। ये जो पदार्थ है वो बहुत ही कड़वा होता है और उसमें बहुत सारे अल्कलाइड्स, जैसे पहले चर्चा की, इसमें 18 अल्कलाइड्स होते हैं, जैसे मॉर्फिन, कोडीन, थायबाइन, पापावेरिन, एटसेट्रा। और इसी ओपियम से कुछ और जो पदार्थ हैं निकाले गए हैं, फेंटानिल, मेथाडोन, ऑक्सीकोडोन, हाइड्रोकोडोन आदि। अब आपको यहाँ अफीम का पौधा दिखाते हैं। ये देखिए, ये अफीम का पौधा है, ये डोडी है इसकी, और ये पौधा, ये तना, जैसे ये आप देख रहे हैं, इस पर कट लगा करके यहाँ से वो दूध जैसा पदार्थ निकलता है। ये कई रंगों में मिलता है, ये लाल, गुलाबी, पर्पल, सन ऑरेंज, वाइट, कई रंगों में ये पौधा दिखता है और आम बगीचे में लोग लगाते हैं और इसका जो फूल है बहुत ही सुंदर दिखता है। और इससे क्योंकि अफीम मिलता है, और आपने देखा होगा इसी पौधे से, अफीम के पौधे से खसखस मिलती है, जिसे पॉपी सीड्स के नाम से जाना जाता है। इसका दूसरा नाम पोस्त भी होता है, जिसे आमतौर पर जो घरों में पंजीरी बनाते हैं उसमें ये खसखस या पॉपी सीड्स डलती हैं। बेकिंग करने के लिए भी इस खसखस को यूज किया जाता है। हालांकि ये जो खसखस या पॉपी सीड्स हैं, ये बहुत नशा उत्पन्न नहीं करते हैं, बहुत ही हल्के जो इसमें पेन रिलीविंग कंटेंट्स होते हैं। ओपियम से निकलने वाला पदार्थ मॉर्फिन, 1805 में मॉर्फिन को ओपियम से, अफीम से अलग किया गया। मॉर्फिन एक दर्द निवारक औषधि है, यानी कि दर्द को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसको टेबलेट के रूप में भी ये मिलती है, सिरप के रूप में भी, और इंजेक्शन के रूप में भी इसे लिया जा सकता है, और इसको स्मोक भी किया जा सकता है, यानी कि इस टेबलेट को तोड़ करके स्मोक भी किया जा सकता है। ये बहुत ही नशीला पदार्थ है और ये टॉलरेंस उत्पन्न कर लेता है। टॉलरेंस का मतलब क्या है कि जब पहली बार हल्की सी दवा लेने पर ही नशा चढ़ जाता है, लेकिन धीरे धीरे व्यक्ति का शरीर इसका आदी हो जाता है और पहले जो मात्रा वह व्यक्ति लेता था उसमें नशा उत्पन्न नहीं करता, बल्कि जब इस मॉर्फिन की मात्रा जब वो बढ़ाता है तब वो पहले वाला आनंद उसे मिलता है। तो धीरे धीरे व्यक्ति इसके प्रति टॉलरेंस उत्पन्न कर लेता है, सहनशीलता उत्पन्न कर लेता है, और नशे पाने के लिए इसकी मात्रा को बढ़ाता रहता है। मॉर्फिन जो है ये शेड्यूल 2 ड्रग की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब है
कि मेडिकल यूज इस दवा का होता है। ये जो मॉर्फिन है वो हल्के या तेज या लंबे समय से चल रहे दर्द को कम करने में कारगर सिद्ध होता है। यह मॉर्फिन को मेजर सर्जरीज के बाद बहुत पेन होता है, उस पेन को कम करने के लिए, या कैंसर के पेशेंट्स जिनमें बहुत ज़्यादा तेज दर्द होता है, उस दर्द को कम करने के लिए भी इसे यूज़ किया जाता है। और आम तौर पे गलियों में इसको किस नाम से बेचा जाता है, इसके कई सारे नाम भी हैं मॉर्फिन के अलावा, जैसे सिर्फ एम, मिस एमा, मंकी, रॉक्सानोल एंड वाइट स्टफ। क्योंकि ये सफ़ेद रंग का होता है, इस वजह से इन सब नामों से भी मॉर्फिन को जाना जाता है। अब हम बात करेंगे हेरोइन की, जो कि ओपियम से ही निकलती है, अफीम से ही निकलता है। ओपियम को 1800 में पहली बार लीगली मॉर्फिन से ही अलग किया गया, लेकिन ये हेरोइन मॉर्फिन से भी 3 से 5 गुना ज़्यादा पावरफुल है। इसको इंजेक्शन के माध्यम से लिया जा सकता है, इसको स्मोक भी किया जा सकता है और इसको सूंघा भी जा सकता है। लेकिन जब इसको इंजेक्शन से लिया जाता है तो इसका बहुत जल्दी असर होता है, जिसे हम रश कहते हैं। तुरंत व्यक्ति यूफोरिया यानी आनंदमयी परिस्थिति में पहुंच जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसके शरीर से जो गर्मी निकलने लगती है और उसका मुंह सूख जाता है, और उसके साथ साथ कभी उसे उनिंदापन लगता है, कभी वह जागृत अवस्था में आ जाता है। उसकी जो मानसिक प्रक्रिया है, ऐसा लगता है उसके ऊपर बादल छा गए हैं, यानी सोचने समझने की क्षमता खत्म सी हो जाती है। और यही वजह है इसको लेकर के व्यक्ति को थकावट महसूस नहीं होती, टेंशन या एंजाइटी महसूस नहीं होती है। हेरोइन जो है वो शेड्यूल 1 ड्रग की कैटेगरी में आता है, इसीलिए इसका कोई मेडिकल यूज नहीं है, इसको सिर्फ नशीला पदार्थ माना गया है। और यह वाइट पाउडर के रूप में मिलती है। इसका जो प्योर हेरोइन है उसकी जो वो तो सिर्फ वाइट पाउडर के रूप में ही मिलती है। इसका टेस्ट बहुत ही कड़वा होता है, लेकिन जो इसका नशा करते हैं उनको इसकी ताकत का नहीं पता होता कि कितनी मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नशीला पदार्थ है। अगर व्यक्ति इसकी ओवरडोज ले लेता है तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हेरोइन को जो प्योर फॉर्म में ना बेच करके कुछ रॉ फॉर्म में भी बेचते हैं, वो हल्की सी ब्राउन पाउडर के रूप में होती है। और कई बार हेरोइन को किसी दूसरे पदार्थों के साथ मिला करके बेचा जाता है, जैसे दूसरे सफ़ेद पदार्थ जैसे कि चीनी है, स्टार्च है, या पाउडर का दूध है, बेकिंग सोडा है, या कुनीन की गोली है। ये सब हेरोइन में मिला दी जाती है, क्योंकि हेरोइन बहुत महंगी मिलती है और इन चीज़ों को मिला करके उसकी मात्रा बढ़ जाती है, तो आर्थिक मुनाफा पाने के लिए इन चीज़ों को मिला दिया जाता है। हेरोइन जो है वो ब्लैक टार के रूप में भी मिलती है। टार जैसे कि छतों पर टार बिछाते हैं, बहुत ही चिपचिपा पदार्थ होता है, सख्त होता है कोयले की भांति, और यह डार्क ब्राउन से ब्लैक तक हो सकता है। इस रूप में जो हेरोइन मिलती है उसको स्मोक किया जाता है या फिर नाक से सूंघा जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली जो अफीम से नए जो पदार्थ निकाले गए हैं वो है फेंटानिल एंड कार्फेंटानाइल। ये इनको भी हेरोइन में मिक्स करके गलियों में बेचा जाता है ताकि लोगों को
शक ना हो। लेकिन कई बार जब ये जो ड्रग पेडलर्स हैं, यानी ये नशीले पदार्थ बेचने वाले हैं, ऐसे पदार्थ मिला देते हैं जिससे कि व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। हेरोइन के दूसरे नाम भी हैं, जैसे ब्राउन शुगर, स्मैक, चाइना वाइट, एच, हॉर्स, जंक, स्कंट, स्का आदि। इन नामों से भी हेरोइन को जाना जाता है। जो ओपियम और ओपियम से जुड़े हुए पदार्थ हैं, उनको लेने वाले व्यक्ति में कुछ खास लक्षण देखने को मिलते हैं। वो क्या है? उन लोगों की जो पुतलियां होती हैं, आंखों की पुतली, वो बहुत ही सिकुड़ी हुई होती है, बहुत ही सिकुड़ी हुई होती है। वो ऐसी होती है जैसे कि किसी व्यक्ति को दूर का चश्मा लगा हुआ है और बिना चश्मे के अगर वो देखता है तो वो आंखों को सिकोड़ लेता है। और ये अफीम का नशा करने वाले लोगों की भी पुतलियां ऐसी सिकड़ी हुई होती हैं। वो व्यक्ति उनिंदा सा रहता है, जैसे नींद उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती है, और ऐसा व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है। ऐसे व्यक्ति का ध्यान नहीं लगता है और उसे याद भी कुछ नहीं रहता है, और उसकी जबान बोलते हुए लड़खड़ाती है, यानी कि उसकी जो जब वो बोलता है तो साफ साफ नहीं बोलता, उसकी जबान लड़खड़ाती है। अफीम और अफीम से जुड़े पदार्थों के और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? जैसा हमने देखा कि ये डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है, इसलिए इसको हम सेडेटिव भी कह देते हैं। डिप्रेसेंट, सेडेटिव एक ही बात है। एनाल्जेसिक यानी यह पेन को कम करता है, अर्थात दर्द निवारक है। इसको लेने से मूड में चेंजेस आते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि जैसे ही व्यक्ति ये पदार्थ लेता है, मोर्फिन है, हेरोइन है या ओपियम है, तो तुरंत व्यक्ति यूफोरिया यानी प्रसन्नता की स्थिति में पहुंचता है, लेकिन उसके तुरंत बाद वह उनिंदा हो जाता है, नींद आती है और मानसिक प्रक्रियाओं में धुआं सा छा जाता है, यानी कि सोचने समझने की जो क्षमता है वो खत्म सी हो जाती है। ऐसे व्यक्ति को कब्ज रहने लगती है और उसकी जो सांसें हैं वो धीमी चलती हैं। अगर इन्हीं स्वापक यानी अफीम और अफीम से जुड़े हुए पदार्थों की ओवरडोज अधिक मात्रा ले ली जाए तो उनकी सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं, उनकी सांसें रुकने लगती हैं और जो उनींदापन है बहुत बढ़ जाता है, होंठ नीले हो जाते हैं, उंगलियों के नाखून नीले पड़ जाते हैं, पुतलियां सिकुड़ जाती हैं, जो दिल की धड़कन है कम हो जाती है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है और यहाँ तक डेथ भी हो सकती है। अफीम और अफीम से जुड़े पदार्थों का नशा व्यक्ति के अंदर जो कुसमायोजित व्यवहार को दर्शाता है, जिसके कारण व्यक्ति में संवेदना खत्म हो जाती है और उसके निर्णय लेने की क्षमता दूषित हो जाती है और सामाजिक और व्यवसाय में जो कार्य करने की क्षमता है वो भी दूषित हो जाती है। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस भी ऐसा नशा करने वाले व्यक्ति में होते हैं, जैसे कि आपने देखा कि अफीम, हेरोइन, मॉर्फिन को इंजेक्ट किया जा सकता है वीन्स यानी कि नसों में। तो बार बार नसों में जो नशा इंजेक्ट करने की वजह से उनकी नसें जो हैं वो कोलैप्स हो जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों में फोड़े उत्पन्न हो जाते हैं, अल्सर उत्पन्न हो जाते हैं, और अगर कोई स्त्री इन दवाओं का सेवन कर रही है तो गर्भ ठहरने में मुश्किल आती है, बार बार एबॉर्शंस हो जाते हैं। इन नशीले पदार्थों के कारण व्यक्ति को हृदय की जो किनारे हैं उनमें दर्द महसूस होता है और हृदय के जो वाल्व हैं उनमें भी जलन महसूस होती है। ऐसे व्यक्तियों में निमोनिया बहुत अधिक होता है।
ओपियाइड विथड्रॉल सिम्टम्स क्या है? ओपियाइड, जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि इसकी व्यक्ति धीरे धीरे मात्रा बढ़ाने को मजबूर हो जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी नशा उत्पन्न करती है। व्यक्ति का शरीर इसका आदी हो जाता है, और अगर व्यक्ति जो कि इसका आदी हो चुका है, अगर इसको लेना कम कर दे, यानी डोज को घटा दे या बंद कर दे, तो उसमें कुछ ऐसे लक्षण, शारीरिक लक्षण उत्पन्न होते हैं जो कि असहनीय होते हैं, और व्यक्ति उस नशे को करने को मजबूर हो जाता है। जैसे अगर व्यक्ति ओपियाइड्स को लेना बंद कर दे या कम कर दे, तो उसमें कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं कि उसका मूड बहुत ही उदास हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, और उसको घबराहट होती है, जैसे वॉमिटिंग आएगी, उसका दिल मचलता है, उसको वॉमिटिंग भी आ जाती है, उसके मांसपेशियों में दर्दें महसूस होती हैं, आंखों से पानी चलता रहता है, नाक से पानी बहता रहता है, उसकी पुतलियां फैल जाती हैं, पसीना बहुत आता है, पेट खराब हो जाता है, दिन भर उबासियां आती रहती हैं, बुखार हो जाता है, नींद नहीं आता है, और ऐसे व्यक्ति को ठंड बहुत अधिक लगती है, और यही कारण है वो बार बार निमोनिया का शिकार हो जाता है। अभी जो हमने बात की टॉलरेंस की, डिपेंडेंस की और विथड्रॉल सिम्टम्स की, अभी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से व्यक्ति अफीम और उससे जुड़े पदार्थों का नशा करता है? सबसे पहला है एक्सपोजर, एक्सपोजर ओरिएंटेशन, कि अगर उस नशे को एक बार कर लिया है, यानी एक्सपोजर हो गया है, उस एक्सपोजर होने की वजह से उसे जो सुख की अनुभूति होती है, उसे उसका दर्द कम हो जाता है, चिंता और तनाव कम हो जाता है, और इस खुशी के अनुभव की वजह से व्यक्ति उस नशे की ओर आकर्षित होता है और बार बार नशा करता है। हालांकि उसे ये नहीं पता कि ये क्षणिक नशा है और इसके दुष्परिणाम बहुत अधिक होते हैं। व्यक्ति बाद में बहुत अधिक शारीरिक और मानसिक पीड़ा का अनुभव करता है। दूसरा है इंटरेक्शन ओरिएंटेशन। इंटरेक्शन मतलब कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है और उसकी परिस्थितियां कैसी हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर कमजोर है और उसके जीवन की परिस्थितियां विषम है, यानी बहुत ही तनाव में और अभाव में वो जी रहा है, तो उस तनाव को कम करने के लिए, और क्योंकि उसका व्यक्तित्व कमजोर है, वो हल्के तनाव भी उसे परेशान कर देते हैं और उसे ड्रग्स की ओर आकर्षित करते हैं। तीसरा कारण है व्यक्ति सुख यानी कि आनंद को प्राप्त करने के लिए, यानी जिज्ञासा, उस नशे के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु हो जाता है, और वो अपने साथियों के प्रेशर के कारण भी वह नशीले पदार्थों का सेवन करता है। चौथा कारण है कि क्या व्यक्ति का नर्वस सिस्टम भी एडिक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ये देखने में मिला है कि जो मानव का शरीर है, उसके खुद के अंदर, उसके मस्तिष्क में, और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो मस्तिष्क में ही पाई जाती है, जिसे कि मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, और इसमें से एक पदार्थ निकलता है जिसे कि एंडोर्फिन कहते हैं। ये एंडोर्फिन ओपियम यानी कि अफीम जैसा ही होता है, यह दर्द से लड़ता है। लेकिन अगर इस एंडोर्फिन का लेवल ब्रेन में घट जाता है, यानी कि ब्रेन या पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोर्फिन्स के लेवल को कम स्रावित करती है, सीक्रेट करती हैं, तो भी व्यक्ति में जो अफीम और अफीम से जुड़े पदार्थों को लेने की इच्छा जागृत होती है। ट्रीटमेंट, हम कैसे जो स्वापक हैं यानी अफीम और अफीम से
जुड़े पदार्थों के नशे को कैसे कम किया जा सकता है। सबसे पहली बात है डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है नशीले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। शरीर से बाहर निकालना, अक्सर आपने देखा होगा जो व्यक्ति शराब का नशा करता है वो सुबह उठ के वॉमिटिंग करता है, मुंह में उंगलियां डाल डाल के उसको बाहर निकालता है, यानी उस शरीर में से वो बाहर निकालने की कोशिश करता है। लेकिन अगर व्यक्ति की हालत इतनी बिगड़ जाती है नशीले पदार्थों के ओवरडोज के कारण, तो उसका डिटॉक्सिफिकेशन अस्पताल में जाकर के डॉक्टरों की देखरेख में करना पड़ता है और उसके ड्रग को डिटॉक्स करने के साथ साथ जो अगर व्यक्ति जो नशीला पदार्थ नहीं लेता है तो उसमें कुछ लक्षण, शारीरिक लक्षण पैदा हो जाते हैं जो उसको दुख देते हैं, उनको भी हॉस्पिटल में दवाओं के माध्यम से कम किया जाता है। दूसरा जो तरीका है ओपियम और ओपियम से जुड़े हुए नशीले पदार्थों से नशा छुड़वाने का, वो है मेथाडोन। मेथाडोन एक ऐसी दवा है जिसे कि मुंह से लिया जा सकता है और इस एक गोली के लेने पर 24 घंटे तक ओपियम, जो नशीले पदार्थ हैं, हेरोइन है, मॉर्फिन है या ओपियम है, उनका असर कम हो जाता है, यानी कि उनको लेने की इच्छा नहीं होती है। लेकिन ये देखा गया है कि मेथाडोन भी नशा उत्पन्न करती है। ये एक हल्का नशीला पदार्थ है। अफीम और अफीम से जुड़े हुए पदार्थ और हेरोइन इनमें से सबसे ज्यादा नशीला पदार्थ है। एक तरह से हेरोइन, मॉर्फिन और ओपियम के नशे से हटा करके व्यक्ति को मेथाडोन के प्रति नशा हो जाता है। इसको भी छोड़ने पर विड्रॉल सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये स्वापक यानी ओपियाइड से कम तीव्र होते हैं। तो एक तरह से ओपियाइड्स के नशे को कम करके मेथाडोन का नशा उत्पन्न हो जाता है, यानी यह कोई सही ट्रीटमेंट नहीं है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है नाल्ट्रेक्सोन। ये दवा काफ़ी सेफ है और इससे नशा भी उत्पन्न नहीं होता और इसकी एक डोज लगभग 3 दिन तक काम करती है। लेकिन शारीरिक जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो तो उत्पन्न नहीं होते, लेकिन व्यक्ति के अंदर मन से जो ओपियाइड्स यानी स्वापक की चाह है वो नहीं निकलती। लेकिन अगर व्यक्ति पूरा मोटिवेटेड है कि मुझे अफीम का और हेरोइन का या मॉर्फिन का नशा छोड़ना है, अगर वो हाईली मोटिवेटेड है तो ये दवा बहुत कारगर साबित होती है, क्योंकि यहाँ पर एक जो व्यक्ति है उसका दृढ़ निश्चय होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा साइकोथेरेपी में कई तरह की थेरेपीज हैं। जैसे साइकोथेरेपी व्यक्ति के डिप्रेशन को ठीक करने में कामयाब होती है। फैमिली थेरेपी, फैमिली को इन्वॉल्व किया जाता है, उनको समझाया जाता है ताकि जो व्यक्ति नशे से ग्रसित है जब वो हॉस्पिटल से ठीक होकर के जाए तो दोबारा से उसका ये जो नशा है दोबारा से रिलैप्स ना करे, जब परिवार के सहयोग से वो इस नशे की गिरफ्त से छूट सकता है। व्यवसाय से संबंधित काउंसलिंग भी की जाती है ताकि वह नशे की गिरफ्त से निकल करके अपने पांव पर खड़ा होकर के व्यवसाय कर सके। और ये सभी जो थेरेपीज हैं वो जीवन के विभिन्न एरियाज में उसकी हेल्प करती हैं और व्यक्ति को नशे से मुक्त करने में सहायक होती हैं। और इसके साथ ही हमारा ये जो आज का लेक्चर है वो खत्म होता है। थैंक यू।